हवा में नमी थी, जैसे बारिश का असर अभी भी फिजा में तैर रहा हो। जंगल के पेड़ धीरे धीरे झूम रहे थे और आसमान में आधे छिपे तारे जैसे वो भी इस घने अंधेरे से डर गए हों। आरव अब अपनी दादी के घर आया था। जंगल के किनारे बना एक पुराना लकड़ी का घर, जिसकी दीवारों में भी जैसे पुरानी कहानियों और अनकहे रहस्यों की सांसें बसी हों। थोड़ी ही दूरी पर एक तालाब था, बिल्कुल शांत, लेकिन अजीब तरह से जिंदा महसूस होता हुआ, जैसे किसी की आंखें अंदर से झांक रही हों। उस रात खाना खाकर आरव अपने कमरे में बैठा था। कमरे की मेज पर रखा पुराना टिमटिमाता लैंप मंद पीली रोशनी फैला रहा था, जो दादी के चेहरे पर पड़कर हल्की हल्की परछाइयां बना रहा था। दादी, ये जगह, ये कॉटेज इतनी खामोश क्यों है, जैसे कोई हमें देख रहा हो? ये जंगल, यहाँ की हवा में कुछ अलग है, कुछ पुराना। यहाँ के लोग कहते हैं कि रात के वक्त तालाब के पास नहीं जाना चाहिए। दादी, आप भी ना, ये तो बस जंगल है, थोड़ी सी हवा, थोड़ा सा अंधेरा, इसमें डरने वाली क्या बात है? दादी, सच बताओ, कोई ऐसी बात है जो आप हमसे छुपा रही हैं? कोई पुरानी कहानी, कुछ अजीब, कुछ डरावना? कहानियां तो बहुत हैं बेटा, पर कुछ कहानियां बोलने से पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि उनके शब्द और उनका असर हवा में रह जाते हैं। दादी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ऐसा क्या है इस लेक के बारे में? हमें तो बस ये लगा था कि ये एक नॉर्मल सा कॉटेज है। नॉर्मल? ये तालाब, ये जंगल, ये नॉर्मल नहीं है। यहाँ की मिट्टी में, पानी में कुछ ऐसा है जो कभी सोता नहीं। कभी कभी रात के वक्त एक आवाज सुनाई देती है, एक औरत का रोना। औरत का रोना? कौन सी औरत दादी? क्या बात कर रही हैं आप? तुम लोग छोटे हो, शायद समझ ना पाओ, पर यहाँ के लोग जानते हैं। वो यहाँ से कहीं नहीं गई। उसका दर्द, उसका श्राप अब भी यहाँ है। दादी, आपको कोई डरावनी कहानी आती है क्या? कोई भूत की कहानी? कहानी तो मैं सुना दूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक कहानी खत्म ना हो जाए, कोई भी यहाँ से उठकर नहीं जाएगा, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ठीक है दादी। बेटा, ये कहानी मशहूर है, लालो रोना की, लेकिन वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक श्राप है। उसका रोना आज भी इस हवा में सुनाई देता है। बहुत पहले एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था मारिया। उसकी जिंदगी खुशियों से भरी थी। एक प्यार करने वाला पति, 2 मासूम बच्चे और हंसी खुशी भरा घर। लेकिन खुशियां अक्सर सबसे पहले उसी के घर से जाती हैं। एक दिन सब कुछ बदल गया। मारिया के पति की जिंदगी में कोई और आ गई, एक अमीर औरत, सुंदर, घमंडी और लालची। उसके पति ने धीरे धीरे मारिया और बच्चों से दूरी बना ली। मारिया रोती रही, विनती करती रही, पर एक दिन उसका पति हमेशा के लिए चला गया। मारिया का दिल टूट गया, नहीं, टुकड़ों में बिखर गया। वो किसी से बात नहीं करती, खाना नहीं खाती, बस चुपचाप बहते पानी को देखती रहती। कभी नदी, कभी झील, मानो उसे पानी में अपना दुख दिखाई देता हो। दिन बीतते गए और उसके अंदर कुछ मरने लगा, शायद उम्मीद या शायद इंसानियत। एक रात मारिया अपने दोनों बच्चों को नदी के किनारे ले गई। उसके चेहरे पर आंसू थे और आंखों में पागलपन। बच्चों ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, डर लग रहा है,
लेकिन उस पल वो माँ नहीं रही थी, बस एक टूटी हुई आत्मा थी जो बदले की आग में जल रही थी। और फिर उसने अपने ही बच्चों को ठंडे काले पानी में धक्का दे दिया। उनकी चीखें आज भी उस घाट पर गूंजती हैं, माँ बचाओ। लेकिन मारिया ने अपना दिल पत्थर की तरह बांध लिया था। पानी ने उसका सब कुछ छीन लिया था, उसकी सांसें, उसकी जिंदगी और मारिया की आत्मा। जब पानी शांत हो गया, चांद बादलों के पीछे से निकल आया। उसी रोशनी में मारिया को एहसास हुआ उसने क्या कर दिया। उसके हाथ कांप उठे, वो चीखी, रोई, पागलों की तरह पानी में कूद पड़ी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसके बच्चे हमेशा के लिए खो चुके थे। उसकी अंतिम चीख इतनी भयानक थी कि पूरा घाट कांप उठा। कहते हैं वो चीख इंसान की नहीं थी, वो उसकी आत्मा के फटने की आवाज थी। कुछ दिनों बाद मारिया की लाश किनारे पर मिली, लेकिन गांव वाले कहते हैं वो मरी नहीं थी, वो शापित हुई थी। लोगों ने रातों में नदी के किनारे एक औरत को रोते हुए सुना, सफेद भीगे कपड़ों में, खुले काले बालों के साथ, चेहरा छुपाए। उसकी गला हवा को चीरती थी और उसकी आवाज सुनाई देती थी, आई मिस ईहोस, आई मिस हीहोस। इसका मतलब, ओ मेरे बच्चों, धीरे धीरे लोग समझ गए ये कोई इंसान नहीं, ये लालोराना रोती हुई औरत है। वो अपने गुनाहों के लिए मुक्ति नहीं पा सकी, इसीलिए भगवान ने उसे श्राप दिया। वो हमेशा अपने बच्चों को ढूंढती रहेगी, लेकिन कभी नहीं पा सकेगी। कहते हैं वो आज भी तालाबों और नदियों के पास भटकती है, पर अब वो सिर्फ अपने बच्चों को नहीं ढूंढती, वो दूसरों के बच्चों को भी अपना समझकर ले जाती है। जो उसके रोने की आवाज सुन ले, समझ लो उसका विनाश शुरू हो गया। और अगर कोई उसका नाम लेकर उसे बुलाए, वो तुरंत सामने आ जाती है। भीगी हुई नीली पड़ी त्वचा, खाली आंखें, मौत जैसी ठंडी आवाज। लोग कहते हैं कुछ आत्माएं सिर्फ श्रापित नहीं होती, खुद श्राप बन जाती हैं। और मारिया ला लोरोना अब एक श्राप है जो कभी खत्म नहीं होगा। उसकी चीख आज भी चलती हवाओं के साथ गूंजती है, तालाब के ऊपर, पेड़ों के बीच और उन लोगों के कानों में जो रात के समय वहां जाने की हिम्मत करते हैं। दादी कुछ देर चुप रही। उनकी आंखों में उस कहानी का डर अब भी जिंदा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद भी कभी वो आवाज सुन चुकी हों। कमरे में सिर्फ हवा सरसराहट कर रही थी। आरव के गाल पर हल्की सी ठंडक उतर आई, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा उसके चेहरे के पास से गुजार दिया हो। लेकिन अगले ही पल आरव जोर से हंस पड़ा। नाइस स्टोरी दादी, लेकिन सब बकवास है। ऐसी चीजें कहीं होती हैं क्या? वो अपना मोबाइल उठाकर खड़ा हुआ और टॉर्च ऑन की, फिर बालकनी की तरफ बढ़ गया। फोन की सफेद रोशनी ने कुछ पल के लिए तालाब की तरफ लगे पेड़ों को रोशन किया। दादी ने अपनी कुर्सी से सिर्फ उसकी पीठ को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा शांत डर था, जैसे वो जानती हों कि अब कुछ बुरा होने वाला है। बेटा, तालाब के पास जाने की सोचना भी मत। उस रात वो जागती है। कमरा अचानक और भारी लगने लगा। आरव मुस्कुराया, मगर उसमें अब चुनौती ज्यादा थी, हंसी कम। अच्छा, तो कल मैं ही तालाब तक जाऊंगा और उसे बुलाऊंगा, आई मिस ईहोस। वो फिर हंस पड़ा। दादी ने सिर झुका लिया, जैसे वो कुछ कहना चाहती हूं पर कह नहीं पा रही। तभी बाहर की हवा अचानक तेज हो गई, खिड़की हिलने लगी और कहीं दूर तालाब की तरफ से एक बहुत हल्की आवाज आई,
जैसे किसी ने रोते हुए फुसफुसाकर कुछ कहा हो। दादी ने अपना चश्मा उतारकर मेज पर रखा। उनकी उंगलियां हल्का सा कांपी। धीरे से उन्होंने कहा, उसने फिर से अपना नाम सुना। रात के 12 बज चुके थे। घर के भीतर सब गहरी नींद में थे, लेकिन आरव जाग रहा था। दादी की आवाज जैसे अब भी उसके कानों में जिंदा थी। आरव ने धीरे से कंबल हटाया। बिस्तर से उतरते ही उसकी एड़ियां ठंडी लकड़ी के फर्श को छू गईं और फर्श ने कर्क की आवाज की। वो एक पल रुका, जैसे डरता हो कि कहीं कोई जाग न जाए, मगर फिर धीरे से दरवाजा खोल दिया। बाहर अजीब सा माहौल था। तालाब घर से ज्यादा दूर नहीं था। आरव ने टॉर्च जलाने की जरूरत नहीं समझी। वो धीमे धीमे बिल्कुल सावधान कदमों से तालाब की ओर बढ़ा। वो तालाब के किनारे जा खड़ा हुआ। आरव ने धीमी आवाज में पुकारा, ला योरोना, तू कहां है? कोई जवाब नहीं, बस हवा धीमी सी सरकी। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ फिर जोर से पुकारा, आई mis hijos! तालाब हिल उठा। काले पानी की सतह पर गोल गोल लहरें उठी, जैसे किसी ने अंदर से हाथ मारा हो। आरव चौंका। उसने पानी को घूर कर देखा। कुछ काला, एक साया पानी के अंदर से गुजरा था। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। देखा, कुछ नहीं होता। वो खुद से ही हंसा, डर को छुपाते हुए। वो मुड़कर वापस जाने लगा, लेकिन अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ हिलने लगे। तालाब का पानी फिर से उलझा, इस बार और ज्यादा जोर से। और तभी जंगल के अंदर से किसी के धीरे, बहुत धीरे रोने की आवाज आई। तभी उसके बिल्कुल कान के पास से एक ठंडी, सिहरन भर देने वाली फुसफुसाहट गूंजी। आई मिस ही आरव की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक उतर आई। गर्दन के पीछे के सारे बाल खड़े हो गए। आरव ने मुड़कर देखा। एक सफेद साया खड़ा था। उसका शरीर पतला और लंबा, कपड़े फटे हुए और बिल्कुल भीगे हुए। उनसे पानी की बूंदें टप टप जमीन पर गिर रही थीं। लंबे काले बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे गहरे काले खड्डे साफ दिख रहे थे। वो औरत रो रही थी। वो धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाती है और इशारे से उससे बुलाती है। आरव एक कदम पीछे हटा। वो चेहरा, आंखें, लेकिन उनमें आंसू नहीं, बस खाली अंधेरा। आरव बोलना चाहता था, चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके होंठ जम गए। आवाज जैसे गले में कहीं पत्थर बनकर अटक गई। अगले ही पल एक झटके में उसने उसे पानी के अंदर खींच लिया। तालाब का पानी जोर से उछला और फिर सब कुछ शांत। इतना शांत जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। दादी खिड़की के पास खड़ी थी, पर्दे के पीछे से तालाब को देख रही थी। उनकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक पुरानी थकान थी। हमारे बुजुर्ग जब भी हमें कोई चेतावनी देते हैं तो वो हमेशा अपने अनुभव से देते हैं। ला लियोरोना को पुकारना, उसे मजाक समझना, आज आरव को अपनी जान से हाथ धोने पर मजबूर कर गया। आप भी अपना ख्याल रखना और याद रखना, कभी उसका नाम मत पुकारना।